सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसी के कंटिन्यूएंस में आज हम आज यहाँ पे सेकंड लेक्चर देखेंगे जो कि है कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के क्या क्या कॉज होते हैं, तो आज हम लोग को बेसिकली यहाँ पे क्या देखना है, कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, तो कॉजेस में क्या क्या है? सबसे पहला है हमारा क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिससे डेप्रिसिएशन हमको लगाना जरूरी होता है, ठीक है, अपने फिक्स्ड एसेट्स पे। तो पहला कॉज है पैसेज ऑफ टाइम। सर ये क्या है, ये क्यों कारण बना? देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे किसी भी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट होते रहती है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप आज नया मोबाइल खरीदे हैं तो अगर नया मोबाइल अगर आप आज आके रख भी दे रहे हैं तो उसको तुरंत आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा उसका वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन होना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ किसी भी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है। यानी कि अगर आप बिल्डिंग भी बनवाए हैं तो भी समय के साथ साथ कमज़ोर होगी, ठीक है, उसकी भी वैल्यू में गिरावट आएगी। अगर आप फर्नीचर लिए हैं तो फर्नीचर जैसे जैसे यूज़ होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी भी वैल्यू में गिरावट आएगी। ठीक है, तो ये एक कॉज होता है किसका, डेप्रिसिएशन का। और इसी वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज भी करते हैं, उसके लिए मशीनरी के लिए हम अलग से पैसा इकट्ठा भी करते हैं डेप्रिसिएशन का। तो पहला क्या कॉज है मेरा, पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है सर, अगला क्या है, बाय यूजिंग ऑफ एसेट्स। दूसरा कैसे क्यों डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो बाय यूजिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स को यूज करेंगे, तो जब एसेट्स को यूज करेंगे वैसे उसमें टूट फूट भी होगा। मतलब कहने का कि जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे वो थोड़ा थोड़ा पुराना होता रहेगा, और जैसे थोड़ा थोड़ा पुराना होगा उसकी वैल्यू में ऑटोमेटिक गिरावट आना स्वाभाविक है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी एसेट्स खरीदे हैं, फर्नीचर ही क्यों ना आप खरीद के ले आए हैं या कोई मशीन खरीद के ले आए हैं, आप कोई भी एक फिक्स्ड एसेट्स खरीद के ले आए हैं, तो अगर उसको यूज़ करेंगे आप तो वो चीज़ सेकेंड हैंड हो जाती है और उसकी एसेट्स की वैल्यू में जो है गिरावट आ जाती है। ठीक है, तो दूसरा क्या रीज़न बना मेरा, दूसरा क्या कॉज बना डेप्रिसिएशन का, यूज़ ऑफ एसेट्स। ठीक है, एसेट्स को आप यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू में गिरावट आना स्वाभाविक है। ठीक है, अब तीसरा क्या है मेरा, वियर एंड टियर। सर वियर एंड टियर क्या होता है? वियर एंड टियर मतलब होता है टूट फूट। यानी कि मशीन चलाएंगे आप या कोई भी आप एसेट्स यूज़ करेंगे तो उसमें ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए बिल्डिंग बनवाएं पहली बार तो अब 20 साल 25 साल तक जो है एकदम पेंट का एक थोड़ा सा नहीं उजड़ेगा, वो पुट्टी उट्टिया पूरा उजड़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब पुट्टी उजड़ जाएगा, उसका पेंट आपका जो है वो फेडेड हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा से कई चीज़ें होंगी, टूट फूट जाएंगी, क्रैक्स आने लगेंगे दीवारों में। ठीक है, तो उसको आपको रिनोवेट करवाना पड़ेगा। तो रिनोवेट करवाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास एक फंड इकट्ठा करना पड़ेगा, यही सीखेंगे अभी आगे चल के हम डेप्रिसिएशन में। तो ये भी एक कॉज है वियर एंड टियर, यानी कि समय के साथ साथ यूज़ करने के साथ साथ किसी भी एसेट्स में क्या होता है, टूट फूट होता है और वो टूट फूट जो है उसकी वैल्यू को क्या करता है, डाउन करता है। जैसे कि आप बाइक खरीद के ले आएँ, अब बाइक चला रहे हैं तो उसमें पता चला कभी मोटर गार्ड टूट गया है, कभी कुछ इंडिकेटर टूट गया, कभी कुछ टूट गया, तो टूट फूट होगा ना। तो टूट फूट होगा तो उसके लिए भी क्या होगा, उसकी वैल्यू को वो डाउन करेगा। इंजन खराब होगा उसका समय के साथ साथ, यूज करने के साथ साथ, तो वो उसकी वैल्यू को डाउन करेगा। यानी कि वियर एंड टियर भी एक कॉज होता है किसका, डेप्रिसिएशन का। यानी कोई भी एसेट्स में वियर एंड टियर भी एक कारण बनता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। ठीक है, ये भी आया समझ में। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 देखा, अभी चौथा क्या है, टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चौथा है मेरा टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि COP निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि नॉर्मल जो बिना अकाउंट वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, मैथ वाला आइडिया अपनाते हैं। उसमें क्या था, मटेरियल कॉस्ट 10 रुपये लग रहा था किसी सामान पे, लेबर कॉस्ट 10 रुपये लग रहा था, ओवरहेड्स मान लीजिए 5 रुपये लग रहे थे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जा रहा था कितना, टोटल कॉस्ट आ जा रहा था यहाँ पे 25 रुपये। 5 रुपये इसमें
प्रॉफिट ऐड हो रहा था, यानी कि मार्केट में 30 रुपये में बेच दे रहे थे इसको, और हम खुशी खुशी घर आ रहे थे कि 5 रुपये हम क्या किए हैं, कमा लिए हैं, प्रॉफिट अर्न कर लिए हैं। ठीक, लेकिन एक्चुअल में हमने बताया कि ये कैलकुलेशन सही नहीं है, क्योंकि ये जो हैं ये कौन से आइटम हैं, ये सब कैश आइटम्स थे, और डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश आइटम होता है। क्योंकि भाई लेबर तो तुमको दिख गया, कितना रुपए लेबर को दिए, मटेरियल कितने का खरीद के लाए वो तो चीज़ें दिख गई तुमको। ओवरहेड्स यानी कि थोड़ा सा पेन टेढ़ा निकल गया था अगर, तो कुछ थोड़ा बहुत प्लास्टिक इसमें और लगाए तो उसकी कॉस्ट हमको दिख गई। ठीक है, मतलब नॉर्मल ऑन एन एवरेज हम ले लेते हैं ओवरहेड्स की कॉस्ट, क्योंकि उसकी भी कॉस्ट ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन मान लीजिए वो भी हम ऑन एन एवरेज ले लिए। लेकिन भैया नॉन कैश आइटम भी तो है, वो भी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है हिस्सा है, क्योंकि हमने बताया कि कुछ चीज़ अगर कम हो रही है तो कुछ ना कुछ चीज़ वो बनेगी भी, कुछ ना कुछ आप गेन भी करेंगे। अगर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है आपको तो कुछ ना कुछ गेन करेंगे। आज अगर आप पढ़ाई में आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आगे चल के अपने फ्यूचर में जो गोल है आपका वो पाएंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। आया समझ में? तो उसी तरह मशीन अगर वैल्यू कम हो रही है, मशीन का प्रोडक्शन करने पर मशीन की वैल्यू अगर कम हो रही है तो वो जितने वैल्यू से कम हो रही है उतने वैल्यू का सामान बना के निकाल भी रही है। आया समझ में? तो भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मशीन की वैल्यू कम हुई है वो भी तो कॉस्ट में जोड़ोगे उसके। अब एक मशीन हम लिए थे कल वाले एग्जाम्पल में, वो 1 लाख यूनिट, हम ये मान रहे थे कि उस मशीन से ओवरऑल 1 लाख यूनिट बनाएंगे, और 10,000 यूनिट अगर हम बना लिए तो इसका मतलब क्या कि अब उस मशीन से 90,000 यूनिट ही बन सकती है। यानी कि 10,000 यूनिट से, यानी 10,000 रुपये से उसकी वैल्यू में क्या हो गया, गिरावट आ गई, यानी कि डेप्रिसिएशन लग गया है। तो कहाँ से ले आओगे पैसा, वो उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो ऐड करोगे। तो कहने का मतलब डेप्रिसिएशन भी हमको यहाँ पे ऐड करना होता है। मान लीजिए 10 रुपये डेप्रिसिएशन था इस पर, अब 35 रुपये का सामान ही हो जा रहा है, तुम 30 रुपये में बेच के सोचो खुश हो रहे थे पहले, अब तुम दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बेचना कितने में चाहिए था तुमको, क्योंकि ये 35 प्लस ये 5 यानी 40 रुपये में बेचते तब जाकर 5 रुपये में कमाते तुम। हाँ समझ में? तो यानी कि ये नॉन कैश आइटम है, जो 10 रुपये डेप्रिसिएशन का है मेरा, ये क्या है, मेरा नॉन कैश आइटम है। ठीक, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कैश और प्लस नॉन कैश दोनों आइटम की कॉस्ट अगर जोड़ोगे तब जाके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलेगा। और जब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब प्रॉफिट ऐड करोगे तब जाके तुम्हारा एक्चुअल सेल प्राइस पता चलता है। अरे सर ये तो मैथ वाले जो सर थे ना वो तो बताए ही नहीं थे, तो इसीलिए तो बोला गया कि तुम बहुत सही जगह आए हो, 11th में कॉमर्स लेने लिए हो तो कुछ ना कुछ अलग सीखोगे, दुनिया से कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें तुमको पता चलेंगी जो कि किसी को पता नहीं चल पाती हैं। वो उसी में खुश हो जाता है कि हम कमा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं कि अरे सर आगे चल के हम बिजनेस करेंगे ये वो, तो भैया बिजनेस करोगे तो वही चौपट हो जाओगे, वो कहें कि तुम पकड़ समझ ही नहीं पाओगे कि खेल क्या चल रहा है यहाँ पे। तो खेल क्या है, ये है, यानी कि ये भी हमारे कॉस्ट का हिस्सा होता है। और ये नॉन कैश आइटम है तो हमको दिख नहीं पा रहा है, लेकिन वो भी मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, तो उसको भी हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर करते हैं। आया समझ में? तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो भी आपको डेप्रिसिएशन यूज़ करना होगा। तो होप सो ये पॉइंट आया हो आपको समझ में। ठीक, अगला क्या रीज़न हो सकता है, तो एक और रीज़न इसमें से निकल आया क्या, हमको सेलिंग प्राइस पहले हम 30 रुपये मान रहे थे और सोच रहे थे 5 रुपये कमा लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी है, 40 रुपये। तो ये 40 रुपये आपको कैसे पता चला, जब यहाँ पे 10 रुपये आप नॉन कैश आइटम यानी डेप्रिसिएशन का जोड़े हैं। तो जब डेप्रिसिएशन का जोड़े हैं आप, इसमें क्या कहा जाता है, ये टोटल कैश वाले आइटम में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तब जाके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चला, उसमें प्रॉफिट जोड़े तो आपको सेलिंग प्राइस पता चला। यानी कि सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए भी डेप्रिसिएशन मदद करता है। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, यानी 5वां पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा, टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। ठीक है सर, ये भी आ गया समझ में। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ये टोटल 35 रुपीज़ मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया मेरा, 40 रुपये सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। तो आया समझ में? तो दोनों चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए डेप्रिसिएशन इज़ सो मच हेल्पफुल। ठीक है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश आइटम। ठीक, तो नॉन कैश आइटम को हमको क्या करना है, शो करना है अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उसको लेना है। ठीक, अगला क्या पॉइंट बन सकता है, 6th पॉइंट मेरा बन सकता है टू नो द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस
पता करने के लिए भैया 5 रुपये अब प्रॉफिट कमा रहे हो, पहले वो लॉस कमा रहे थे लेकिन तुमको पता नहीं चल पा रहा था घाटा कमाए हो। तो ये कैसे पता चल पाया? ये पता चल पाया जब तुम डेप्रिसिएशन ऐड किए हो तो। लेकिन अगर 40 रुपये में बेचोगे तो 5 रुपये कमाओगे, ये भी कैसे पता चल पाया? क्योंकि कैश प्लस नॉन कैश आइटम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम जोड़ दिए हैं, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हाँ 5 रुपये हमारी कमाई हो रही है। ठीक है, तो सिक्स्थ क्या बन जाएगा? टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, ये पॉइंट एक बन जाएगा मेरा। ठीक है सर, अभी तक कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या चीज़ आएगा मेरा? ठीक है, अगला क्या पॉइंट बनेगा? तो अगला पॉइंट मेरा बनेगा ऑब्सोलेंस। ठीक है, 7th पॉइंट क्या बनेगा? ठीक है, ऑब्सोलेंस। तो ऑब्सोलेंस क्या होता है? ये तो बड़ा अजीब शब्द लग रहा है। ऑब्सोलेंस मतलब होता है आउटडेटेड। मार्केट में हंसी खुशी गए, आईफोन 15 उठा के ले आए। ठीक है, आईफोन 15 उठा के ले आए तो फिर उसी आईफोन को जब तुम अपना रजिस्टर किए सब कुछ और वाईफाई से कनेक्ट किए तो एक नोटिफिकेशन आया कि मार्केट में आईफोन 16 लॉन्च हो गया। अब बताइए क्या दिमाग पे घूमेगा आपके? अभी अभी आप खरीद के ले आए, जैसे नेट कनेक्ट किए एक नोटिफिकेशन आता है आपके फ़ोन पे और ये दिखता है आपको कि आईफोन 16 आ गया। तो भैया अब तुम जो ले आए हो, जितना खर्च किए हो, वो सब तुम्हारा खर्चा क्या है? बेकार का। 2 दिनों में उसका प्राइस अभी देखिए कितना धड़ल्ले गिरेगा। तो कहने का मतलब जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने टेक्नोलॉजी की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिलता है। लोग उसको हटाते हैं, स्टॉक हटाओ, इसको सस्ते में बेचो, उसके बाद निपटाओ, इसको हटाओ, नई टेक्नोलॉजी आई है, नया स्टॉक ले आओ, नया स्टॉक मेंटेन करो दुकान पे। ठीक है, तो तुरंत टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हुई और उसके दाम में गिरावट देखने को मिला, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आया समझ में ऑब्सोलेंस क्या है? यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से अगर ये एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ रही है तो उसको ऑब्सोलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट में आउटडेटेड भी लिख लीजिएगा क्योंकि कुछ बुक्स में जो है इसको आउटडेटेड सब नाम से दिया होगा। ठीक, आया समझ में? ठीक है सर, और भी है, एक और देख लीजिए लास्ट। वैसे तो सफिशिएंट पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट मैंने रीजन बता दिया है। चलिए एक और देख लेते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स विथ न्यू वन, यानी कि 8th पॉइंट देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स विथ न्यू वन। अब देखिए, जो आज आप मशीन खरीद के ले आए हैं तो उसी में से हम एक एस्टिमेट कर देते हैं कि लगभग इतने साल तक ये एसेट्स मेरा चलेगा, और हर साल के प्रॉफिट में से उतना पैसा हम निकाल के अलग करते हैं, और लास्ट में अगर वो मशीन उतने साल बाद अगर खराब हो जाती है तो इजीली हम उस पैसे से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में? ठीक, और एक चीज और यहां पे हम जानेंगे कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो नॉन कैश आइटम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब यहां पे ये चीज देखिएगा आप, जैसे मेरा यहां पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स मान लीजिए मेरा है 10,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन इस पे मान लीजिए 10% का है। ठीक है, 10% की कोई मशीन थी मेरे पास 1 लाख रुपए की, चाहे 10,000 रुपए की, और इस पे एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से जो है हमको डेप्रिसिएशन देना है। मशीनरी मेरे पास थी। ठीक, तो अब 10,000 का 10% यानी कि कितना हुआ? 1,000 रुपए। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस कर दिए यहां पे हम डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना रुपए? 1,000 रुपए। तो यहां पे कितना बचा मेरे पास? 9,000 रुपीज यहां पे बचा। समझ में? अब सरकार को टैक्स देना है 20% मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा 9,000 बचा, ये क्या बचा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिए PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा है। अब इसमें से टैक्स का अमाउंट माइनस करेंगे तो माइनस टैक्स, यानी सरकार को कितना रुपया देना पड़ा? तो टैक्स एट द रेट ऑफ, मान लीजिए सरकार का टैक्स जो है 20% है, यानी 9,000 का 20% कितना हुआ आपका? तो ये हो गया आपका 9 दूना 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपये आप सरकार को टैक्स दे दिए, तो 002 और 8 में से गया 7, यानी कि आपके पास प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स, क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि प्लेन PAT आपके पास 7200 रुपये बच रहा है। यानी कि आपके बैलेंस शीट में कितना शो होगा, 7200 रुपया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना रुपया आपके पास कैश में है अभी जेब में, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन क्या है। ये क्राइटेरिया था, 10,000 रुपए में 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन का था, माइनस कर दिए, 9,000 रुपए आपका क्या कहा जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, 1,800 रुपए प्रॉफिट माइनस कर दिया, यानी कि प्लेन मेरे जेब में 7200 बचा। तो अब ये बताइए, मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि आपके पास अभी फिलहाल आपके जेब में कितना रुपया दिख रहा है। तो अब आपका जवाब होगा कि सर मेरे पास जो है 7200 रुपया दिख रहा है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका जवाब यहां पे गलत है। तब तो क्या जवाब होगा, तो जवाब देखिए 7200 नहीं, आपके पास कितना 100 रुपया बच रहा है, टोटल 8200 रुपया है, यानी कि 8,200 रुपया आपके पास बच रहा है यहां पे 72। अब सर ये कौन जादू है, तो देखिए 7200 रुपया तो प्लेन आपको दिख गया क्योंकि कैश आइटम है, कैश में बचा हुआ है वो तो आप देख लिए। और डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए हैं 1,000 रुपया वो कहां गया। तो अब ये बताइए, ऊपर वाले जेब से निकाल के पैसा नीचे वाले जेब में रख लीजिए, तो अब आप बोलेंगे मेरे पास पैसा ही नहीं है। भाई पैसा तो आप ही के पास है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए हैं वो तो बस बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, लेकिन वो पैसा कहीं चला गया है क्या, कहीं खर्च कर दिए हैं, नहीं ना, वो पैसा अभी भी आपके जेब में ही है। तो मैं यहां पे पूछा था कि कितना रुपए आपके पास अवेलेबल है, तो आपका जवाब पहले आया था 7200, लेकिन अब आप थोड़ा सा माइंड को चेंज करिए, आपका कैश आइटम तो दिख गया लेकिन ये नॉन कैश आइटम भी आपके जेब में ही पड़ा हुआ है, यानी कि 1,000 रुपए एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वाला भी है, टोटल 8200 रुपए आपके जेब में इस वक्त पड़ा हुआ होगा। आया समझ में। भाई डेप्रिसिएशन का पैसा, इसका मतलब ये थोड़ी कि अब 1,000 जो डेप्रिसिएशन 8200 हम ले जा रहे हैं, कोई हमसे 8,000 रुपए कोई सामान खरीदना है, हमको चाहे 8,200 का ही खरीदना है सामान, तो हम बोलेंगे नहीं 1,000 रुपये हटा लो क्योंकि 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन वाला, 7200 ही खर्च करो। ऐसा करोगे तो मूर्ख कहलाओगे, तो मूर्ख यहाँ पे हमको नहीं बनना है। यानी कि 8200 रुपये पूरा हम मार्केट में खर्च कर सकते हैं, वो पैसा पता नहीं चलता है, आ रहा है जा रहा है मार्केट में, वो पैसा सर्कुलेट करता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बस दिख रहा है कि हाँ 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन है। लेकिन 1,000 दिखाने का ही मतलब नहीं कि 1,000 आपको सेव करना है, उसको मार्केट में सर्कुलेट करवाना रहता है। आया समझ में। तो उससे कुछ ना कुछ एसेट्स हम नॉर्मली जनरेट भी करते रहते हैं, उसको खर्च करके कोई ना कोई एसेट्स हम खरीदते भी रहते हैं। यानी कहने का मतलब वो पैसा बस आपको यहां बुक्स ऑफ अकाउंट में फिक्स दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो पैसा फिक्स नहीं है, आपकी जेब में है वो पैसा। तो जेब से खर्च होगा फिर मेंटेन होगा, फिर खर्च होगा फिर मेंटेन होगा, फिर खर्च होगा फिर मेंटेन होगा। ठीक है, तो ये मोटिव था मेरा बताने का। ठीक, और यहां पे देखा जाए तो जो पीएल अकाउंट बनाते हैं आप, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट अभी आप आगे सीखेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल जब बनाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ चीजें कैश आइटम्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए टू ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए 1,000 रुपए का था चाहे 10,000 का था। टू परचेज, यानी कि रॉ मटेरियल आप परचेज भी करेंगे तो परचेज मान लीजिए आपका 5,000 रुपए का किए। टू कैरेज इनवर्ड, भाड़ा दिए कितना, 5,000 रुपए भाड़ा दिए। ठीक, और ट्रेडिंग पीएल मान लीजिए इसी में बना दे रहे हैं, वो ऐसे तो अलग बनता है लेकिन चलिए हम आपको यहां पे समझाना मेरा मेन मोटिव है। सामान बेचे हैं आप, बाई सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट बेचे हैं आप, ये सामान मान लीजिए कितने रुपए का, 50,000 रुपए का। ठीक है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मान लीजिए लगा 5,000 रुपये, और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लगा 5,000 रुपये, ये लगा आपका। अब यहां पे पूछा जाएगा कि प्लेन आपका कॉस्ट प्रॉफिट कितना बचा, तो नेट प्रॉफिट आप कितना बोलेंगे, तो ये 50,000 रुपए में से ये सारे चीजों को क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 30,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपका जवाब होगा कि सर नेट प्रॉफिट जो है वो मेरा कितना रुपया है, बस 20,000 रुपए है, यानी कि 20,000 रुपए एक्चुअल में हम कमाए हैं। ठीक, लेकिन अब हम आपसे पूछे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है आपका, कितना लागत लग गया आपको बनाने में सामान, तो ये सारा आइटम आप जोड़ देंगे, यानी कि टोटल लागत लगाए हैं हम सामान को बनाने के लिए 30,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये सारा जो आइटम दिख रहा है आपको, ओपनिंग स्टॉक, परचेज,
ये सारा यहाँ तक डेप्रिसिएशन तक, यानी कि डेप्रिसिएशन वाला जो ये दोनों आइटम है ये आपका नॉन कैश आइटम है, और ये सारे आइटम जो हैं ये क्या है आपके कैश आइटम है, ये सब कैश आइटम है, और ये प्लस ये सब नॉन कैश आइटम्स हैं। तो कैश आइटम हो चाहे ये नॉन कैश आइटम हो, ये दोनों आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जुड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो टोटल सेल में से सारे कैश और नॉन कैश आइटम माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, और अगर आपसे हम कैश आइटम की बात करें तो नॉन कैश वाले को मत जोड़िएगा, यहाँ पे कैश एक्सपेंस जो किए हो कैश आइटम में वो चीज आप शो करते हैं। ठीक, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर ये रहे कि आपके पास पैसा कितना आपके जेब में बच रहा है, पैसा अभी फिलहाल आपके जेब में कितना है, तो अब आप ये नहीं देखेंगे कि 20,000 रुपया है, अब आपको क्या बोलना है कि 20,000 नहीं सर मेरे पास कितना जेब में है, 30,000 रुपया है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन के नाम पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एक्सपेंस दिखा के माइनस कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट को दबा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन अपने जेब में से उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब जेब में आपके 30,000 रुपये अवेलेबल होगा मार्केट में खर्च करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन का पैसा हम लोग भले ही चार्ज करें एज एन एक्सपेंस, बट उसको हम लोग अपना कैश, जब भी हम अवेलेबिलिटी बताएंगे कैश की तो उसको भी हम लोग ऐड करके बताते हैं, क्योंकि वो भी पैसा हम मार्केट में फ्री होते हैं खर्च करने के लिए, वो पैसा जाता है फिर आता है फिर जाएगा मार्केट में फिर आएगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज इस लेक्चर का मेन मोटिव। अगले लेक्चर्स में कुछ और थ्योरी पार्ट्स के साथ हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़े से बस कंसेप्ट है, कंसेप्ट माइंड में घुस गया अगर, ठीक है, तो कंसेप्ट माइंड में घुसा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, तो ये वाला ही चीज आपके साथ होने वाला है, बहुत इजी वे में समझ में आएगा, चीजें बहुत ही इजी हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।